स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 पर। अध्याय का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो आइए सबसे पहले तो हम जनित्र के बारे में जान लेते हैं कि जनित्र होता क्या है। जनित्र शब्द के बजाय आप इसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जिसको जनरेटर कहते हैं। एक आम बोलचाल की भाषा में जनरेटर यानी कि जब विद्युत सप्लाई नहीं होती है, घरों में बिजली बंद हो जाती है तो जनरेटर चला देते हैं। जनरेटर चलाने से बिजली वापस आ जाती है। इसको डायनेमो भी कहते हैं, अर्थात वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है उसे धारा जनित्र कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति धारा जनित्र कहलाती है। और विद्युत धारा दो प्रकार की होती हैं। अगले अध्याय में हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार की विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और दूसरे प्रकार की धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। तो ये जो जनित्र है ये कैसा जनित्र है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अर्थात एक ऐसा जनित्र जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा और उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होगी। तो आइए सबसे पहले इसकी संरचना को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली एक ही उपकरण है जिसके दो हिस्सों में हमें इसको बताया है। तो इसमें क्या होता है, मुख्य मुख्य भाग इसके। नंबर एक कहलाता है क्षेत्र चुंबक। शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके सिरे जो होते हैं वो इस तरीके से अवतलाकार कटे हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है ना आपको, ये अवतलाकार है, इधर का भी और इधर का भी। तो ये जो दो इसके सिरे हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। तो ये शक्तिशाली चुंबक होते हैं और एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से इनको रेडियल काटा जाता है, इस प्रकार से गोलाई में काटकर ऐसे रख दिया जाता है ताकि इसके बीच में एक बेलनाकार स्थिति बनती है। उस बेलनाकार स्थिति के अंदर हमारा डायनेमो या जो जनित्र होता है इसका मुख्य भाग स्थित होता है। तो पहला है क्षेत्र चुंबक और इसका कार्य है कि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इसके बीच में जो है वो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा पार्ट है इसका जिसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर क्या होती है? एक प्रकार की कुंडली होती है। तांबे के तार को लपेटकर कई सारे फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने सुविधा की दृष्टि से केवल एक ही फेरा बताया है, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कई सारे फेरे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो ABCD एक कुंडली है जिसको आर्मेचर नाम दिया गया है। इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये रहा और दूसरा सिरा जो है ये अंदर से निकलकर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरा वाला पार्ट हुआ इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा पार्ट होता है सर्पी वलय। सर्पी वलय ये R1 और ये R2, ये जो वलय नजर आ रही है ना, रिंग, ये जस्ट चूड़ी जैसी होती है, ये इस प्रकार से। तो ये बीच में ये एक्सल कहलाता है, अक्ष कहलाता है, और इसके ऊपर ये दो सर्पी वलय लगी हुई होती हैं। तो अक्ष के साथ सर्पी वलय घूमती है। ये एक्चुअली जब अक्ष घूमेगा तो ये सर्पी वलय भी इस प्रकार से इस पर घूमेंगी। तो आर्मेचर का एक सिरा R1 के साथ जोड़ देते हैं और आर्मेचर का दूसरा सिरा R2 के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, तो सर्पी वलय धातु की बनी हुई दो वलय होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं जो अक्ष के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और इन चूड़ियों के साथ में आर्मेचर के दोनों सिरे जोड़ दिए जाते हैं। एक का नाम R1 है, दूसरे का नाम R2 है। और चौथा जो पार्ट है वो है कार्बन ब्रश। या गुटके। ये जो B1 और B2 नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली ग्रेफाइट के ऐसे गुटके होते हैं जो यहाँ पर सर्पी वलय के साथ में संपर्कित होते हैं। ये जैसे सर्पी वलय है तो इसके साथ में ये एक गुटका लगा हुआ है। तो ये B1 गुटका R1 के साथ संपर्कित रहता है हमेशा और B2 गुटका R2 के साथ संपर्कित रहता है।
विशेषता यह है कि वलय घूमती है और गुटके जो हैं ये अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, अपनी जगह पर निश्चित होते हैं। बस ये स्लिप करती है वलय इस गुटके के साथ में हमेशा संपर्कित रहती हैं और स्लिप करती रहती हैं। तो ये B1 और B2 दो कार्बन या ग्रेफाइट के ब्रशेस कहलाते हैं या गुटके कहलाते हैं, और हम इन दोनों के माध्यम से ही बाह्य परिपथ को जोड़ते हैं। तो ये जो नज़र आ रहा है R, ये एक प्रतिरोध है, ये हमारा बाह्य परिपथ है जिसको B1 और B2 के मध्य में जोड़ा जाता है। तो ये बाह्य परिपथ जोड़ दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि हम विद्युत धारा की प्राप्ति B1 और B2 के द्वारा करते हैं, यहाँ से हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये इसके मुख्य मुख्य भाग हो गए। अब इसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो देखिए कि जैसा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम बात कर रहे हैं कि जब किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा फैराडे का नियम है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक कुंडली रख दी हमने, आर्मेचर। अब क्या करेंगे कि इस आर्मेचर को किसी भी यांत्रिक पद्धति से घुमाया जाएगा। तो जब इस अक्ष को घुमाएंगे तो ये आर्मेचर घूमेगा, यानी कि कुंडली घूमेगी, और जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा तो दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और दोनों सिरों को यदि आपने बाह्य परिपथ से जोड़ दिया है तो प्रेरित धारा प्राप्त हो जाएगी हमें बाह्य परिपथ के अंदर। तो ये हमारा कार्य करने का सिद्धांत हुआ सीधा सा। तो क्या किया जाता है, इस कुंडली को इसके अंदर घुमाया जाता है। जब घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स सतत परिवर्तित होता रहता है, लगातार परिवर्तित होता है, और जब लगातार परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि हम ये तो जानते हैं कि फाई बराबर होता है NBA। यदि N फेरो की संख्या है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और A कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, तो फाई बराबर NB है। और यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो d∅/dt बराबर, यहाँ एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, NBA cos थीटा, क्योंकि ये होता है B.A, और B.A यानी कि BA cos थीटा। cos थीटा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्षेत्र सदिश कितना कोण बनाता है। अब इस cos थीटा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब कुंडली घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र में तो देखिए कुंडली का तल घूमेगा तो क्षेत्र सदिश घूमेगा, और क्षेत्र सदिश यदि घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो नियत है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नियत है और कुंडली के घूमने से क्षेत्र सदिश घूमता है, यानी कि थीटा बदलेगा तो फाई का मान भी बदलेगा। यहाँ पर परिवर्तनशील कौन है? न तो बी परिवर्तनशील है न ए परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील कोण है जो इन दोनों के मध्य है। अब यदि कुंडली ओमेगा कोणीय चाल से घूमती है तो हम यह कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर होता है θ/t। यदि t समय में कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है तो कोणीय चाल कितनी हो जाएगी? ओमेगा, या थीटा बराबर क्या लिख पाओगे? ओमेगा t। ओमेगा को हम कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं या कोणीय चाल भी कहते हैं, तो हम इस थीटा को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा t से, तो ये हो जाएगा d/dt NBA cos ओमेगा t। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d∅/dt बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अवकलन होगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, और कॉस का माइनस होता है इसलिए हम आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। फैराडे का नियम कहता है कि E बराबर होता है माइनस d∅/dt, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल इन दोनों सिरों पर उत्पन्न होगा। ये इसका सिद्धांत हो गया। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो इसका मतलब ये अधिकतम मान होगा। तो यदि हम अधिकतम मान को E0 से प्रकट कर दें तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ताक्षणिक विद्युत वाहक बल का मान हुआ। ताक्षणिक इसलिए क्योंकि t समय पर इतना
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान E0 है, तो यहां लिख सकते हैं E0 क्या है, E0 है NBA ओमेगा के बराबर। इतना अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा। दूसरा, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो T पर निर्भर करता है, यानी कि समय के साथ परिवर्तनशील है। और तीसरी बात ये कि जब साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा के मान 0 से +1, +1 से 0, 0 से -1 और -1 से 0 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि E का मान आधे चक्र के लिए धनात्मक होगा और आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान अर्ध चक्र के लिए धनात्मक होता है और अर्ध चक्र के लिए ऋणात्मक होता है। तो E के मान बदलेंगे, E की दिशा भी बदलेगी, और चूंकि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा लगातार परिवर्तित होती है, इसलिए ये जो जनित्र है ये कौन सी धारा उत्पन्न कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कर रहा है, ये इस हमारे व्यंजक से। तो ये इसका कार्य करने का सिद्धांत हुआ। अब कार्यविधि देख लेते हैं। क्या होता है कि जब इस अक्ष को घुमाया जाता है तो अक्ष को घुमाने से ये कुंडली घूमती है, तो हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि हमने इसको इस प्रकार से घुमाया। इस प्रकार से घुमाने में क्या हुआ, AB अंदर की ओर जाता है और CD बाहर की ओर आता है। अब आप देखिए, जब AB अंदर की ओर जाएगा तो इसमें उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि ये वाली उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो देखिए N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब AB सिरा अंदर की ओर जा रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो इस उंगली से प्रकट होगी, यानी कि A से B की ओर होगी, यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा इस प्रकार से बहेगी। यदि CD की बात करें तो ये जब AB अंदर जाएगा तो CD बाहर आएगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र वही है, CD के बाहर आने से विद्युत धारा C से D की ओर आएगी, तो C से D की ओर आएगी, फिर D से B2 की ओर जाएगी, B2 से Y में, और Y से X में, X से B1 में, B1 से R1 में, R1 से A, और ये क्रम लगातार चलेगा। अर्थात जब AB अंदर की ओर जाएगा और CD बाहर की ओर आएगा, इस तल में ये कुंडली इस प्रकार से घूमेगी। तो उस स्थिति के अंदर धारा की दिशा Y से X की ओर होगी। अब आप देखिए क्या हुआ कि कुंडली आधा चक्र काट के ऐसे घूम गई। अब ये A, ये B, ये C और ये D। अब A कहाँ चला गया, घूमकर यहाँ आ गया। अब आप देखिए हमने जो दूसरा चित्र बनाया है उसके अंदर A की नई स्थिति बताई है। तो A की नई स्थिति यहाँ आ गई, B की स्थिति यहाँ आ गई, C यहाँ चला गया और D यहाँ चला गया। अब जब ये घूमेगा तो अब आप देखिए क्या होगा, CD अंदर जाएगा। अब CD अंदर जाएगा और AB बाहर आएगा। तो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फिर क्या कहता है, देखो कि CD जब अंदर जाएगा तो धारा की दिशा क्या होगी, D से C की ओर होगी, और AB जब बाहर आएगा तो धारा की दिशा B से A की ओर होगी। और जब धारा की दिशा B से A की ओर होगी तो B से A की ओर आती हुई धारा R1 में जाएगी, R1 से B1 में जाएगी और B1 से X में जाएगी, और X से Y की ओर जाएगी, Y से B2 में आएगी, B2 से R2 में आएगी, R2 से D से C की ओर जाएगी। तो आप देखिए आधे चक्र में तो धारा Y से X की ओर और आधे चक्र में X से Y की ओर बह रही है। तो धारा की दिशा सतत परिवर्तित होगी जब कुंडली अपनी स्थिति बदलेगी इस प्रकार, तो उस स्थिति में धारा की दिशा भी बदल जाएगी। यही कारण है हम इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल उपयोग है, क्योंकि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा का बहुत बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में उत्पादन होता है और यही धाराएं हमें घरों में सप्लाई की जाती हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।